66 मिलियन साल पहले जमीन अपने मेसोजोइक के अंतिम दिन गुजार रही थी और खासकर लेट क्रिटेशियस का आखिरी हिस्सा था। उस वक्त टाइटैनिक एनिमल्स दुनिया भर में फैले हुए थे और जहां भी देखें एक बेहीमत को देखा जा सकता था। जमीन पर बड़े बड़े थेरोपॉड्स और सॉरोपॉड्स डोमिनेट करते थे, जबकि पानी में मैसिव मोसासॉर्स आसानी से राज करते थे। लेकिन प्री हिस्टोरिक दौर में आसमान भी इन जायंट्स के कब्जे में था, क्योंकि क्रिटेशियस में दुनिया की सबसे मशहूर टेरोसॉर परिवार एस्डार्किड्स का बोलबाला था। ये टेरोसॉर्स का एक ऐसा ग्रुप था जो अपनी बेपनाह लंबी गर्दन और टांगों के लिए जाना जाता है, और ये अपने मैसिव साइजेस तक पहुंचने के लिए मशहूर हैं। और सभी मेंबर्स में से सबसे ज्यादा मशहूर और डरावना था क्विट्ज़ल्कोएटलिस, एक ह्यूज टेरोसॉर जो नॉर्थ अमेरिका के आसमानों का बादशाह था और इतना शानदार था कि इसका नाम एस्टेक के एक फेदर्ड सर्पेंट देवता के नाम पर रखा गया। बहुत लोग इसे उड़ने वाला सबसे बड़ा जानवर भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली एक और एस्डार्किड मेंबर भी था जो न सिर्फ क्विट्ज़ल्कोएटलिस के साथ एक ही समय में जिंदा था, पर हो सकता है कि ये साइज में उससे भी बड़ा हो। शायद यही सबसे बड़ा उड़ने वाला जानवर था। ये था हैट्ज़िगोप्टेरिक्स। ये मैसिव टेरोसॉर 1970s में डिस्कवर हुआ जब रोमानिया में एक स्टूडेंट लेड डिग टीम ने स्कल और ह्यूमरस के दो बड़े टुकड़े पाए। हड्डियां इतनी बड़ी थीं कि पहले पेलियोंटोलॉजिस्ट ने सोचा कि ये शायद किसी नए टाइप के थेरोपॉड की रिमेन्स होंगी, लेकिन बोन्स का स्ट्रक्चर और शेप देख के जल्द ही समझ गए कि ये असल में एक मॉन्स्ट्रस टेरोसॉर था। हालांकि अपने बड़े साइज के बावजूद ये टेरोसॉर कुछ समय के लिए ज्यादा नोटिस नहीं किया गया और इसे 30 साल बाद 2002 में ऑफिशियली हैट्ज़िगोप्टेरिक्स थैम्बीमा नाम दिया गया, जिसका मतलब था हैटिक बेसिन का विंग मॉन्स्टर, जहां ये पावरफुल टेरोसॉर कभी रहता था। इसके नाम का मॉन्स्टर पार्ट उसके एब्सर्ड साइज को दर्शाता है और पेलियोंटोलॉजिस्ट का मानना है कि मैच्योर इंडिविजुअल्स का विंग स्पैन क्विट्ज़ल्कोएटलिस के विंग स्पैन जितना बड़ा हो सकता है, जो आमतौर पर 11 मीटर या 36 फीट लंबा माना जाता है, जो एक सेस्ना 172 प्लेन जितना चौड़ा है। लेकिन कुछ का कहना है कि हैट्ज़िगोप्टेरिक्स शायद इससे भी थोड़ा बड़ा था, क्योंकि इसकी ह्यूमरस क्विट्ज़ल्कोएटलिस से बड़ी नोट की गई है, जो इसे 12 मीटर या 39 फीट तक का विंग स्पैन देती है, जो किसी भी नॉन टेरोसॉर या बर्ड से बड़ा है। और अगर इसका विंग स्पैन इतना बड़ा ना भी होता तो भी हैट्ज़िगोप्टेरिक्स ने अपने साइज में सभी टेरोसॉर्स को पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि ये एक टैंक की तरह था, अपने रिलेटिव्स के मुकाबले में काफी रोबस्ट और अपनी रिमार्केबल हाइट जो 5 मीटर या 16.5 फीट थी, एक जिराफ की हाइट के बराबर था। इसकी हाइट, विंग स्पैन और रोबस्टनेस की वजह से ये अज्यूम किया गया है कि ये दूसरे जायंट टेरोसॉर्स इंक्लूडिंग क्विट्ज़ल्कोएटलिस से ज्यादा हेवी था, लेकिन इसका एग्जैक्ट वेट कभी फॉर्मली एस्टिमेट नहीं किया गया। अपने एनॉर्मस साइज की वजह से हैट्ज़िगोप्टेरिक्स को सिर्फ सबसे बड़ा और हेवीएस्ट टेरोसॉर ही नहीं, बल्कि 66 मिलियन साल पहले यूरोप में सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल प्रेडेटर भी माना जाता है। और इसका ये एस्टोनिशिंग साइज असलियत में उस जगह के कारण था जहां ये रहता था। जब ये टेरोसॉर मौजूद था तब यूरोप एक बड़े आर्चिपेलागो में डिवाइडेड था, जो छोटे, मीडियम और बड़े आइलैंड से मिलके बना था, जिसमें एक आइलैंड था हैटिक। ये कहा जाता है कि ये प्रेजेंट डे आयरलैंड के साइज के करीब था और हर तरफ से 300 किलोमीटर या 190 माइल से ज्यादा गहरे समंदर से घिरा हुआ था, जो इसे एक्सट्रीम आइसोलेशन देता था। उस समय कोई भी जायंट थेरोपॉड इन आइलैंड्स पे नहीं घूमता था और ओवरऑल प्रेडेटर्स भी बहुत कम थे, जिसने हैट्ज़िगोप्टेरिक्स को टॉप प्रेडेटर बनने का मौका दिया। और वर्चुअली बिना किसी कंपटीशन या थ्रेट के ये टेरोसॉर अपना साइज इमेंसली बड़ा कर सकता था। और सिर्फ ये नहीं कि इस टेरोसॉर ने इस आइलैंड पर एक बड़े साइज की बॉडी को डेवलप किया, बल्कि इसके पास एक अजीब तौर पर बड़ी खोपड़ी भी थी, जो 2.5 मीटर या 8 फीट 2 इंच लंबी थी, जो किसी भी नॉन मरीन एनिमल के स्कल्स में से एक सबसे बड़ा स्कल माना जाता है।
और ये एक यूनिक फीचर था क्योंकि ज्यादातर टेरोसॉर स्कल्स पतले और हल्के होते हैं, लेकिन हेक्सागोप्टेरिक्स का सर बहुत ही मजबूत और टफ बिल्ड का था और इस पे बड़ी बड़ी रिजेस थीं जो ये सजेस्ट करती थी कि रियल लाइफ में इस पे काफी ज्यादा मसल्स अटैच थे। इसकी गर्दन भी सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग थी जो छोटे और चौड़े डिजाइन में थी, और रिसर्च ने ये दिखाया है कि ये टेरोसॉर की यूजुअल एक्सपेक्टेड लेंथ की आधी ही थी। ये स्ट्रॉन्ग नेक भी रिजेस से सपोर्ट होता था जो मसल्स के अटैचमेंट पॉइंट्स बनाती थी और इसके स्ट्रॉन्ग स्कल को कंट्रोल करने के लिए ड्यूरेबिलिटी देती थी। कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि ये नेक अपनी टोटल बॉडी वेट की 10 गुना तक फोर्स विथस्टैंड कर सकता था। इस अनयूजुअल स्ट्रेंथ और स्कल और जॉ के प्रोपोर्शंस ने पेलियोंटोलॉजिस्ट को ये सजेस्ट करने पर मजबूर किया है कि ये टेरोसॉर शिकार में और भी डेडली था और शायद इतने बड़े एनिमल्स का शिकार करता था जिनको ये पूरे से निगल नहीं सकता था, यानी कि शायद डायनासोर्स भी, क्योंकि जहां हैटिक आइलैंड ने हेक्सागोप्टेरिक्स को एक जायंट बनाया, वहीं ये आइलैंड बाकी एनिमल्स के साइज को छोटा बनाता था, स्पेशली डायनासोर्स जो जमीन पे लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से अपनी ग्रोथ में लिमिटेड थे। इन आइलैंड्स पर काफी ड्वार्फ डायनासोर्स रहते थे जिनमें कुछ रिलेटिवली छोटे हाइड्रोसॉर्स और टाइटानोसॉर्स भी शामिल थे। इन ड्वार्फ डायनासोर्स के कुछ जुवेनाइल्स या एडल्ट्स भी शायद इस टेरोसॉर का शिकार बनते होंगे, जहां इसके जायंट स्कल को प्राइमरी किलिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया होगा। ये माना जाता है कि ये बड़े शिकार को या तो स्टैबिंग या मार मार कर खत्म करता होगा और छोटे डायनासोर्स और नॉन डायनासोर्स भी इसका शिकार बनते होंगे, क्योंकि पेलियोंटोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि हेक्सागोप्टेरिक्स एक टेरेस्ट्रियल जेनरलिस्ट फॉरेजर था, यानी जमीन पर रहता था और जो कुछ उसके रास्ते में आता और जिसे वो टैकल कर सकता था उसको शिकार कर लेता था, जबकि हेक्सागोप्टेरिक्स ज्यादातर अपनी जिंदगी जमीन पर ही गुजारता था। ये बेहीमत उड़ने के काबिल था, जैसा कि उसके पूरी तरह से डेवलप्ड विंग्स से पता चलता है, जो दूसरे उड़ने वाले टेरोसॉर्स के विंग्स के स्ट्रक्चर से कंपेरेबल हैं। ये दिखाता है कि इसका साइज इसे फ्लाइटलेस नहीं बनाता था, लेकिन क्योंकि ये इतना स्टॉकी और क्लंकी लगता था, पेलियोंटोलॉजिस्ट ये समझते हैं कि इसके पास अपने मैमथ स्कल का वेट हल्का करने का कोई तरीका जरूर होगा जो इसे अपने सर को हवा में उठाने में मदद करता होगा। ये माना जाता है कि इसके स्कल का इंटरनल स्ट्रक्चर ही इसका जवाब हो सकता है, क्योंकि इसकी बोन्स में कई पेट्स और हॉलो पॉइंट्स हैं जो इसका वेट कम करते हैं लेकिन स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। इसके अलावा विंग्स में भी यही पेट्स और हॉलो पॉइंट्स हैं जो टेरोसॉर्स में यूनिक हैं और इसके स्ट्रक्चर को एक्सपैंडेड पॉलीस्टायरीन यानी यूएस में स्टायरोफोम कहलाने वाले मटेरियल से कंपेयर किए जा सकते हैं। ये स्ट्रक्चर इसे उड़ने में मदद करता होगा, लेकिन इस एफिशिएंट बिल्ड के बावजूद हवा में उठना आसान नहीं होता होगा और ये पॉसिबली अपने लिम्ब से छलांग मारकर उड़ान भरने की कोशिश करता होगा। जब एक बार उड़ जाता तो पहले ये माना जाता था कि हेक्सागोप्टेरिक्स एक एक्सीलेंट फ्लायर था जो लंबे फासले बिना रुके तय कर सकता था अपने बड़े विंग स्पैन के कारण, लेकिन हाल ही में एक नई स्टडी ने इस थ्योरी को चैलेंज किया है जो कहती है कि इसके बॉडी साइज के कारण ये शायद सिर्फ छोटे फासले ही उड़ सकता था और फिर इसको ब्रेक की जरूरत होती थी। और ये भी माना जाता है कि हेक्सागोप्टेरिक्स अपनी फ्लाइंग कैपेबिलिटीज का ज्यादातर इस्तेमाल शिकार के लिए स्पॉट्स लोकेट करने और अपने रूल्ड आइलैंड पर मूव करने के लिए करता था, और हैटिक आइलैंड में एफिशिएंटली घूमना वैसे भी इस बड़े प्रेडेटर के लिए एक पावरफुल टूल था, क्योंकि ये आइलैंड एक वुडलैंड फॉरेस्ट जैसे इकोसिस्टम से भरा हुआ था जो कुछ बड़े जानवरों के लिए मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता था। घनी झाड़ियों के साथ साथ इस आइलैंड में बड़े पैमाने पर नदियां और स्ट्रीम्स भी थीं जो लश वेजिटेशन के साथ मिलकर बहुत सी लाइफ फॉर्म्स को पैदा करती थीं, जो सारी जिंदगी हेक्सागोप्टेरिक्स के टेरर का शिकार होती थीं। जैसे कि बताया गया है, इनमें कई ड्वार्फ डायनासोर्स भी शामिल थे, जैसे बालाउड, मेगारोसॉरस, पैलुडिशन, टेलमेटोसॉरस, ज़ेलमॉक्सिस, स्ट्रोथियोसॉरस, ब्रैडिस्नीम, एलोप्टेरिक्स, हेप्टास्टियोर्निस और कुछ अनआइडेंटिफाइड डायनासोर्स, जिनमें एक अननेम्ड थेरोपॉड भी था।
वहीं दूसरे नॉन डायनासोर्स भी मौजूद थे, जैसे एलोडेपोसुकस, डोराटोडॉन, एसिनोडॉन, कोगायोनॉन, बर्बाटोडॉन, लिटोवोई, हाइनीना, बिक्लीसियस, एल्बेनरपेटॉन, इयोडिस्कोग्लॉसस और एक अननेम्ड सांप। इस आइलैंड को और भी कई टेरोसॉर्स ने अपना घर बनाया था और अब तक 3 अलग-अलग एस्डार्किड्स यहाँ पाए गए हैं, जो साइज में 3.5 मीटर यानी 11.5 फीट से लेकर 5 मीटर यानी 16.4 फीट तक थे। टेरोडोंटिड्स भी यहाँ मौजूद थे, पर अब तक इनकी कोई डिटेल में डिस्क्रिप्शन नहीं है और ये साइज में हैचिकॉप्टेरिक्स के आसपास भी नहीं थे, जो लैंड और स्काई में सबसे बड़ा कार्निवोर था। ये आइलैंड पर आसानी से राज करता था और एक ट्रॉपिकल पैराडाइज में रहता था, क्योंकि उस समय यूरोप आज से काफी ज्यादा वार्म था, जिसकी वजह से हैटिक आइलैंड पर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता था और प्लांट्स भी ज्यादा ट्रॉपिकल थे। लेकिन अफसोस हैचिकॉप्टेरिक्स का ये राज ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, क्योंकि जल्द ही क्रिटेशियस का अंत एक बड़े एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के साथ हुआ, जिसने नॉन एवियन डायनासोर्स और टेरोसॉर्स दोनों को ही खत्म कर दिया और उसमें शामिल था ये सबसे बड़ा जीव जो आसमान में उड़ता था। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये एक नया चैनल है एक्सटिंक्ट जू का हिंदी अंश और हम आपका समर्थन लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो अपलोड होने पर तुरंत आपको सूचित हो। एक बार फिर धन्यवाद।